आप लोग कर रहे क्या थे कि ब्राउज़र लेके और लेट सपोज आपके पास जो भी फाइल है HTML की फाइल है, ठीक है ना, अपने कंप्यूटर में, उसको आप डायरेक्ट अपने ब्राउज़र में डबल क्लिक करके ओपन कर रहे हैं। अब हम जो प्रोसीजर करेंगे उसमें होगा कि आपके पास अपाची पड़ा हुआ है XAMPP के अंदर, ठीक है, और अपाची के अंदर आपने ये फाइलें रखी हुई हैं HTML की, या बाद में हम देखेंगे PHP की फाइल्स। अब ये अपाची का वेब सर्वर जो है आपके कंप्यूटर में करता क्या है कि जब मैं ब्राउज़र से, या मैं एक ही कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, ब्राउज़र से मैं कहता हूँ कि मुझे test.html दो, तो बेसिकली ब्राउज़र जाएगा अपाची के पास। ब्राउज़र को ही नहीं पता कि ये कहाँ पे पड़ी हुई है। अपाची क्या करेगा, कहेगा ये HTML की फाइल है तो इसको, इसका सारा डेटा एज इट इज़ इसको भेज दो, तो यहाँ पे लोड हो जाएगी। ब्राउज़र अगर देखेगा कि इसके अंदर PHP की फाइल पड़ी है, तो PHP की फाइल के अंदर होगा क्या, PHP की फाइल क्या होती है, उसमें HTML और PHP का कोड इकट्ठा होता है। तो ये क्या करेगा, देखेगा ये HTML का कोड है, इसको एज इट इज़ भेजो, दूसरी लाइन HTML का कोड है, इसको भेजो, तीसरी लाइन HTML का कोड है, ये वाला पार्ट PHP का है, इसको लो कंपाइल करो, इसका जो आउटपुट आता है वो आउटपुट इसको भेजो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे लिखा है डेट, तो जब आपने आज एक्सेस किया तो पेज, तो आपके पास डेटा जा रहा है और डेट इसने चेक की, आज की डेट क्या है, तो आपको आज की डेट नजर आ रही है। कल जब आपने एक्सेस करेंगे तो कल की डेट होगी, परसों करेंगे तो परसों की डेट होगी, तो आपका पेज स्टैटिक की जगह क्या हो गया, डायनामिक हो गया। स्टैटिक पेज में तो डेट रोज एक ही होगी ना, डायनामिक में तो ये एक छोटी सी मैंने आपको एग्जांपल दी। तो हम लोगों ने बेसिकली आज सीखना है कि हमने अपाची को, अपाची के अंदर फाइल्स रखनी कैसे हैं। तो आपके पास मार्केट में दो चीज़ें, एक XAMPP है और एक WAMP है, ठीक है, और इसके अंदर फोल्डर होता है www का, और इसके अंदर फोल्डर होता है htdocs का। तो चूंकि हम XAMPP कर रहे हैं तो हम htdocs के अंदर अपना डेटा रखेंगे। जब आप ये लिखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ फोल्डर, XAMPP आपका जहाँ पे भी इंस्टॉल होगा, ये इस तरह आपके पास ड्राइव में इंस्टॉल होगा। इसमें आज देखें ये htdocs का फोल्डर होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसके अंदर lecture1 नाम का एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ है। हम ब्राउज़र पे आते हैं और ब्राउज़र पे अब हम लिखते हैं 127.0.0.1, या इसकी जगह आप लोकल होस्ट भी लिखें तो ठीक है। अच्छा, मैंने IP चेंज की है दोबारा, ये देख लेते हैं। मेरे ख्याल से मैंने नहीं की, ये 82 पे चल रही है, इसको स्टॉप करते हैं और यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसमें इसको, ये देखिए मैंने बता रहा था कि आप ये इसको अनकमेंट कर लें तो ये फिर इस IP पे इस पोर्ट को लिसन करेगा, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। जब आप कहीं इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे तो आपको उस तब ज़रूरत होगी। अच्छा, इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब ये पोर्ट 80 पे स्टार्ट हो जाएगी, हो गया स्टार्ट। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिए उसमें एक ही फोल्डर था, किस नाम का था, lecture1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, lecture1 में जाता हूँ और देखता हूँ lecture1 के अंदर, इसको मैं खाली कर लेता हूँ और हम यहाँ पे करते हैं lecture1 के अंदर काम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम कर लेंगे ओपन फोल्डर और लेक्चर नंबर 1 हमारा फोल्डर होगा, उसके अंदर हम अपना सारा काम करेंगे। htdocs और उसके अंदर lecture1, ठीक है। आपको अपने जितने भी फोल्डर बनाते हैं, हर एक फोल्डर एक अलग प्रोजेक्ट होता है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। lecture1 के अंदर मैं पहली फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल, फाइल का नाम दे देता हूँ मैं index.html, ठीक है। और ये मेरे पास शायद मैंने डिसेबल किया हुआ है, इसमें लेक्चर में वो आ जाता था, बहुत ज़्यादा पॉपअप्स आ जाते थे। मैंने इसके अंदर सारे ऑटोमेटिक वो चीज़ें डिसेबल की हुई हैं ताकि रिकॉर्डिंग में हमें मसला ना हो, ठीक है। बॉडी आ गई, इसके अंदर मैं कह देता हूँ वेलकम टू
लेक्चर 1 फोल्डर, ठीक है, ये सेट लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे हम ज़रा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, अब ये स्टैटिक पेज है, HTML इसकी एक्सटेंशन है, तो इसका जो है ना वेब सर्वर इसको एज इट इज़ मुझे वापस भेज के देगा। इसके अंदर कंपाइल करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। हम आ जाते हैं यहाँ पे, इसमें इधर मुझे लिखना होगा \lecture1, वो इंडेक्स मैंने रखा है तो उसको खुद ही आ जाना चाहिए। अब आप देखिए इधर कोई C ड्राइव और वो कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं ब्राउज़र को कह रहा हूँ, सॉरी वेब सर्वर को कह रहा हूँ कि मुझे ये फाइल चाहिए इस फोल्डर के अंदर, उससे इस फोल्डर से मुझे ये फाइल निकाल दी। तो अभी हम अपना पहला PHP का कोड लिखते हैं। PHP का कोड लिखने के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे, नई फाइल बना देते हैं और इसका नाम हम लिख देते हैं लेट्स सपोज example1.php, ठीक है। और इसके अंदर हम लिख देते हैं, यही पेज हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इसमें भी हम PHP डालेंगे। PHP हम कहाँ पे डालेंगे? जहाँ पे आपने PHP डालनी होती है तो आप यहाँ पे इस तरह का लिख देते हैं PHP क्वेश्चन मार्क, और जहाँ ख़त्म करना होता है उधर आप लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क। इसके दरमियान जितना भी कोड है दैट इज़ PHP। ये कोड जब आएगा तो आपका ब्राउज़र वेब सर्वर क्या करेगा, उस कोड को उठाएगा, उसको रन करेगा और जो आउटपुट आना है वो उसने प्रिंट कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह मल्टीपल लाइन भी लिख सकता हूँ। ये C++ की तरह होता है, बेहतर है कि आप सेमीकोलन हर कमांड के बाद दें। मसलन मैं कहता हूँ वेलकम टू फर्स्ट PHP पेज, ठीक है, ये आउटपुट कर लेगा। अब इसी के अंदर आपको वो भी करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे साथ ये भी लिख देता हूँ दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। अब इन दोनों को अलग लाइनों पे मैं लिखना चाहता हूँ तो मुझे ये करना होगा, साथ PHP का कोड देना होगा, ठीक है। लाइन मैंने ब्रेक कर दी। अब हम इसको खोलते हैं example1.php को, ब्राउज़र में खोलते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं example1.php, क्लिक किया, लिखा हुआ आ गया। और अगर इसका आप सोर्स कोड चेक कर लें, व्यू सोर्स कोड, तो सोर्स कोड में देखें PHP नहीं है, उसका आउटपुट उसने भेजा हुआ है आपके ब्राउज़र में आउट। अब इसमें सिक्योरिटी क्या हो गई कि अगर आपने कोई चीज़ें प्रोसेस की हुई हैं, पासवर्ड वगैरह कोई चीज़, तो वो यहाँ क्लाइंट को नहीं मिलती, इसको सिर्फ और सिर्फ प्योर आउटपुट मिल रहा होता है। क्लियर है? एनी कन्फ्यूजन्स? अच्छा, हम ऐसे करते हैं, W3 स्कूल्स ओपन करते हैं और इसमें हम PHP को स्टार्ट लेते हैं। इसको आपने पढ़ना है, इंस्टॉलेशन तक चले जाना है, सिंटैक्स आप देख लें, कमेंट्स पे हम आ जाए। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपके पास सिर्फ एक लाइन है, फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ एक लाइन लिखी है और उसके बाद दूसरी कोई लाइन नहीं, तो फिर अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो रही है, फिर आपका ये काम करेगा, ठीक है। इसको काम करना चाहिए, फिर एरर नहीं देना चाहिए। ये बंद करते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए एक लाइन है, ठीक काम। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल लाइंस हैं और आपने इधर सेमीकोलन रोक दिया तो इसको ये कहेगा कि यार ये लाइन यहाँ ख़त्म नहीं हुई, ये भी इसके हिस्सा है, फिर एरर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखें उधर भी उसने एरर दिखा दिया और यहाँ पे भी आपको एरर देगा, ठीक है। सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन एको, एक्सपेक्टेड कॉमा। अब आप जब खुद से काम करना शुरू करेंगे और खुद से एरर निकालेंगे, क्यों क्लास की क्या कम टाइम दे रहा था, ठीक है। लैपटॉप अपलोड है बोले तो ग्रुप की नहीं है नेक्स्ट क्लास के अंदर आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये आप देखें एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बेहतर ये है कि आप अपनी हर कमांड से पहले ख़त्म करने के लिए सेमीकोलन लगाएं। ये भी एरर ख़त्म हो जाएगा खुद ही। ये हम इसको लेके आते हैं और ठीक है। अच्छा, इट्स वेरी मच लाइक C++ या जावा, कोई इसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है।
हम सिंटैक्स वगैरह आप पढ़ लें खुद ही इसका। सिंटैक्स में इसमें बेसिक सिंटैक्स में उसने ये चीज़ें बताई हुई हैं कि आपके पास इन दो, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, इन दो टैग्स के अंदर आपने कोड लिखना है, ठीक है, और उसने बीच में आपको एग्जांपल दिए, जैसे हमने किया उसी तरह की इसने एक एग्जांपल दे दी है, ठीक है। या भी आपने एक एग्जांपल रन करनी है। उसके बाद कमेंट्स हम देखते हैं। हमें कमेंट्स की ज़रूरत होती है किसी भी लैंग्वेज में, और कमेंट्स इसलिए ज़रूरत होती हैं कि बाज़ औक़ात हम लोग देखना चाहते हैं कि जब कोड आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, फिर आपको अपने सेक्शंस को करने के लिए अपने लिए कमेंट्स लिखने होते हैं, या आप टीम में काम कर रहे होते हैं तो कमेंट्स फ़ायदा देते हैं। जब आप अपना कोड किसी अपने पार्टनर को देते हैं तो वो उस पर देख सकते हैं कि ये काम किस लिए हुआ है या ये कौन सा सेक्शन ओपन हो रहा है। तो सिंपल कमेंट C++ की तरह इसके अंदर हैं, दो किस्म के। एक ये वाला कमेंट है जिसको सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं, जैसे C++ होता है, और ये वाला भी कमेंट है इसके अंदर जैसे पाइथन का होता है, ठीक है। और मल्टीपल लाइन कमेंट है जैसे C++ के अंदर या जावा के अंदर हमारे पास होते हैं, ठीक है, या C में होते हैं। तो ये आप इसके अंदर कर सकते हैं। हम यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। अगर मैं इसमें कहता हूँ तो मैं कह सकता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट कोड, ठीक है। तो ये मेरा कोड को कोई मसला नहीं होगा, आराम से रन हो जाएगा, क्योंकि कमेंट्स को हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इग्नोर करती हैं, ठीक है। अच्छा, कमेंट्स के बाद हम आ जाते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल किस किस को पता है वेरिएबल क्या होता है? हाँ, वेरिएबल क्या होता है? हाँ, जब हमें कहीं डेटा स्टोर करना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास PHP के रूल्स ये हैं कि जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे तो वेरिएबल के स्टार्ट में डॉलर का साइन होना ज़रूरी है। डॉलर का साइन नहीं होगा तो वो वेरिएबल के नाम को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, और मिसाल के तौर पे मैं करता हूँ डॉलर नेम, सॉरी, बस रूल ये है कि आपने वेरिएबल के नाम के साथ डॉलर साइन लगाना है हर हालत में। ये PHP का रूल है। इधर मैं कह देता हूँ लेट सपोज आसिफ, ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया और कह दिया एको हेलो, और फिर इसके साथ कंकैटिनेट कर लिया, और फिर मैंने कह दिया डॉलर नेम। आपने डबल कोट्स के अंदर अगर ये लिखा तो फिर ये इसको एज इट इज़ लिखेगा। डबल कोट्स के बाद आपने जब लिखा है तो इसका मतलब ये कि ये स्ट्रिंग है और फिर इधर वेरिएबल है, इसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट करो, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसको रन करते हैं, देखिए हेलो आसिफ आ गया आखिर में। तो इसकी लाइन चेंज होनी चाहिए थी, इसलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। इससे पहले इसके अंदर हम BR लगा लेते हैं, तो ये हमारे पास यस, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर डेटा टाइप किस किस किस्म की हैं। तो इसमें 4 किस्म की बेसिक डेटा टाइप्स होती हैं, देख लेते हैं हम। अच्छा, ये तो वेरिएबल हो गया ना। अच्छा, इसमें इसको देखिएगा, और इसमें जहाँ पे ये ट्राई और सेल्फ लिखा हुआ है इसको अपने सिस्टम में करना है। देखिए, इस चीज़ को एक चीज़ याद रखें, इसको फॉर ग्रांटेड ना लें कि यार ठीक है, हाँ ये तो मैंने देख लिया तो आसान है, एक की वैल्यू 5, या मैं ट्राई थी और सेल्फ लिख देता हूँ। बेसिकली ये जो मैं आपको कह रहा हूँ इसको खुद से लिखें। द मोर यू स्टार्ट टाइपिंग, आपकी मसल मेमोरी बनती है और आप उस लैंग्वेज के साथ यूज टू होना शुरू करते हैं। मतलब अगर आप दरिया के किनारे आके रोज़ खड़े होकर पानी को देखना शुरू करते हैं कि यार हाँ ठीक है, इसके अंदर लोग स्विमिंग कर रहे हैं, मैं भी इस तरह हाथ मार के स्विमिंग करूँगा, तो आप स्विमिंग नहीं कर सकते जब तक आप पानी के अंदर खुद उतरेंगे नहीं। तो इसी तरह आपने ये छोटी छोटी चीज़ों 2-2 लाइनों के कोड को रन करना है, ठीक है। ये इसने बता दिया आपके पास, जैसे ये टेक्स्ट तो उसको एको कर लें तो वो टेक्स्ट की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इन एग्जांपल्स को देख लें। यहाँ पे उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये देखें डबल कोट्स के अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ है, और इधर इसने उसको कंकैटिनेट किया है। दोनों क्या कर रहे हैं,
इसके अंदर जब वो डॉलर साइन को देखता है तो इसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेता है। आप इसको अलग से कंकैटिनेट भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आपके पास उसने तरीके बता दिए, दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास आपने वैल्यूज़ को नंबर दिया है तो इनकी डेटा टाइप इंट हो जाती है। अगर आपने वैल्यू को मतलब आपको शुरू में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम C++ में देखते हैं ना इंट एक्स, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने जैसे पाइथन के अंदर भी इस तरह आप जो पहली वैल्यू दे देते हैं बस वो उसकी डेटा टाइप बन जाती है। ठीक है, और हमारे पास, ठीक है, इसको पढ़ें ज़रा सा। लूजली टाइप लैंग्वेज क्या होती है? इन एग्जाम्पल अबव नोटिस दैट वी डिड नॉट हैव टू टेल PHP विच डेटा टाइप द वेरिएबल इज। आपने नहीं बताना, वो खुद एज्यूम कर लेता है कि अच्छा इसकी डेटा टाइप क्या है। ठीक है ना, तो इनको ज़रा सा इन चीज़ों को पढ़ लिया करें। यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये भी एक एग्जांपल है। ठीक है, इससे वेरिएबल, ये आपके पास इसकी टाइप क्या होगी? इंटीजर होगी। इसकी टाइप आपके पास स्ट्रिंग होगी। ये आपके पास डेटा टाइप्स है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन में ट्रू फॉल्स होता है। फिर ये ज़रा सी एडवांस है, इनको हम फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। स्कोप क्या होता है? स्कोप ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अच्छा जी, आपके पास PHP के अंदर 3 किस्म के स्कोप होते हैं। बल्कि ऐसे करते हैं, इस स्कोप को अगली क्लास में कर लेंगे। अभी जितना हमने किया इसको आप लोग अभी अपने सिस्टम्स पे प्रैक्टिस करें, इंस्टॉल करें, एनवायरनमेंट बनाएं, प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम आगे चलेंगे और आप लोगों के सिस्टम में एनवायरनमेंट ही काम ना कर रही हो तो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, काफ़ी आज के लिए। ठीक है, चलें।